2 से 3 साल बाद ना लोग भी आपसे पूछना बंद कर देते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है इस बात से कि अब लोगों ने पूछना तक बंद कर दिया, आपको कहीं ना पूछता है, ना कोई जानता है, ना आपके पास कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है, एंड यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इवन इन कॉलेज, है ना, लेकिन आपसे कोई पूछता नहीं क्योंकि आपके पास बताने का कुछ रह नहीं गया है। तो ये जो पूरा एक मेंटल ब्लॉकेड आता है, बहुत बच्चों के साथ आता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। आई हिट इट द लोएस्ट व्हेन इट वाज द 4th ईयर ऑफ माय प्रिपरेशन, कि मतलब कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा। एवरीथिंग आई एम डूइंग, आई एम फेलिंग। एवरीबडी इज लाइक, मतलब तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी कैसे नहीं कर पा रहा, तो मतलब तुम ऐसी क्या ब्लंडर कर रहे हो दिल्ली में, है ना, प्लेसमेंट में, कि हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट होता है, सारे कॉलेजेस ऐसा क्लेम करते हैं, लेकिन वो भी रियलिटी नहीं होती। मैम लाइक हमारी कंट्री में लाइक कहीं ना कहीं करप्शन है, राइट? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, आरुषि मिश्रा मैम। एक ऐसी इंसान जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। आरुषि मिश्रा मैम ने IIT रुड़की से अपनी ग्रेजुएशन की थी, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और उन्होंने उसके बाद DSP एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पुलिस क्लियर करा था, जो कि यूपी PCS से होता है, जिसमें उनकी रैंक 16 थी। और फिर उन्होंने IRS क्लियर किया था और उसके बाद मैम ने फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम होता है, वो क्लियर करा रैंक 2 से। मैम ने 2019 की UPSC टॉपर रही हैं। अभी वो करंटली आगरा में पोस्टेड हैं एंड आई गेस शायद ही कोई स्टूडेंट होगा UPSC कैटेगरी में जो मैम को ना जानता होगा। मैम, इट्स एन अमेजिंग प्लेजर फॉर मी एंड फॉर अस, आप हमारे इस छोटे से चैनल पर आई हैं। लाइक मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि मुझे आपसे ऐसे 1-on-1 बात करने का मौका मिला और काफी सारे शानदार क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जो हम स्टूडेंट्स के होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और एंड तक देखें। और सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और मेरे लिए फैन मूवमेंट है ये आज का दिन। लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैं लाइक जब भी मुझे किसी सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूं कि उनकी क्या जर्नी रही है। मैम, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, लाइक मैं भी एक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आप जैसे इतने इंडिया के वन ऑफ द टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट से थे, IIT रुड़की से, तो एक होता है कि जो भी लाइक इतने बड़े कॉलेज से होता है तो उनका ये होता है कि भाई मेरे को लाइक कॉर्पोरेट में एक जॉब मिल सकती है, राइट? मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ देख सकता हूँ। तो ये मतलब कब ख्याल आया आपके माइंड में कि मेरे को लाइक सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यश, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और जैसे कि आप बता रहे हैं ना कि ये फैन बॉय मोमेंट टाइप का है, तो ये मतलब जब भी मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करती हूँ ना, मेरे लिए खुद एक फैन गर्ल मोमेंट होता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बच्चों में, आपके जैसे ही बच्चे, जैसे हम सारे बच्चे होते हैं जो एक टाइम पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अभी बस इतना सा है कि मेरी थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं अब कुछ बन गए हो, अभी आप सब बनने वाले हो, है ना। तो आप इस समय की क्रीम है आप। तो आप बच्चों से और आपके प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा कनेक्ट हो, वो हमेशा बेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इसमें कनेक्ट किया, और स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर कोई सुने तो। और जब आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि रिगार्डिंग जर्नी की कब स्टार्ट किया, तो जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन जनरल क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉलेज में होते हैं तो शुरुआत, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो आपको हमेशा लगता है कि बस मैं IIT में आया हूँ या आई हूँ तो बहुत कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन आपका एक बैकग्राउंड आप हमेशा साथ लेके आते हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली से हूँ मैं। तो वहां पे अगर आप मतलब किसी भी आप UP बिहार वाले बच्चों से बात करो तो वो हमेशा माहौल बहुत ज्यादा रहता है कि सिविल सर्विसेज में ही कर जाना है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बनाया होता है, इट्स नॉट, उनको कुछ ज्यादा इसके बारे में ख्याल नहीं होता। इसका ख्याल मुझे कॉलेज में आया 3rd ईयर के अराउंड, जब ऐसा, और इसका कोई भी बेस नहीं था, सिर्फ बेस इतना था कि घर वालों ने एक आइडिया दे रखा था और
हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। तो न्यूज़पेपर जब आपको ग्रेजुअली इंटरेस्टिंग लगने लगा तो सोचा कि पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन तब सिर्फ मृणाल के लेक्चर्स हुआ करते थे। अनअकैडमी बहुत नया नया आया था, तो थोड़ा सा हमने देखा, तब यूट्यूब का बहुत कंटेंट नहीं था, हमारे पास मोटिवेशनल कंटेंट ही नहीं होता था, तो फॉरगेट अबाउट पढ़ाई का। तो उसमें जब देखा तो जब जो भी वो पढ़ाते थे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में ना 10th क्लास के लेवल का सिलेबस आता है। हाँ जी। तो वो होता उतना सच नहीं है, आगे बहुत हायर लेवल का भी आता है लेकिन आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज भी उतनी बढ़ चुकी होती है जब तक आप ग्रेजुएशन के 4th ईयर में आ रहे होते हो। हाँ जी। तो आपके लिए वो हमेशा 10th क्लास के लेवल का ही रह जाता है कि अच्छा इतना ही है, बस बहुत ज्यादा है। तो वो बेसिक चीजें जब पढ़ना शुरू किया, जो आपके आसपास के सोशल इश्यूज हैं, आपने उसको एक अलग लेंस से देखना स्टार्ट किया। आपकी ज्योग्राफी जो होती है, आपकी अगल बगल की चीजें होती हैं, अच्छा आपको थोड़ा बेहतर समझ में आया। आप थोड़ी बेटर पढ़ाई करते हो तो क्या कि आप अपने 4 दोस्तों के बीच, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होने लगा था 4th ईयर तक होता है ना कि जब 4 दोस्तों के साथ बैठते हो तो when they're discussing something else you are able to say something कि अच्छा नहीं, रेलवे का सिस्टम तो ऐसे काम करता है। तो दैट वाज अ सोशल रिकॉग्निशन। आपको वो समझ में आया कि यार ये तो अच्छी इज्जत मिल रही है, अच्छा लग रहा है, और मतलब कुछ आई एम गेटिंग बेटर। और जैसे आप सोशल ग्रुप्स होते हैं आपके कॉलेजेस में, आप उनके साथ जाते हो जब कुछ अच्छा सोशल वर्क करने, तब ये रियलाइज होने लगा माइनर बिट्स में कि अच्छा ये तो इस वजह से होगा। आपको कॉजेस समझ में आने लगे क्योंकि आपने थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। तो वो आपकी जो जर्नी यहाँ से मतलब एक फॉर्मेटिव आइडिया स्टार्ट हुआ। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हमेशा से ऐसा प्लान था, एक साल तैयारी करके देखते हैं, मतलब देन आई विल शिफ्ट टू अ कॉर्पोरेट जॉब ओनली, क्योंकि प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, और देन आई विल स्टार्ट फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। लेकिन इंसिडेंटली प्लेसमेंट में भी बैठे, प्लेसमेंट भी हो गया, उसके बाद फिर जॉब ज्वाइन नहीं करी और 1 साल की तैयारी करने आए। लेकिन वो 1 साल की तैयारी में जब एक्चुअल बुक्स खरीदी, बुक्स पढ़ी, शुरुआत में 3-4 महीने वो डिफिकल्ट लगा, लेकिन वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग बहुत लगा। देन इट ऑल स्टार्टेड। मतलब ऐसा कोई भी बहुत बड़ा प्लान नहीं था कि ये ही करना है, बट ये ओवरऑल एक नेचुरल ऑर्गेनिक चॉइस बनी कि ये करना है। ओके मैम, जैसे आपने बोला कि लाइक आपकी 4th ईयर में आप प्लेसमेंट्स में ही बैठे थे, तो आपने मतलब ये चीजें मैनेज कैसे कर रहे थे? एक होता है ना कि पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक तो पेरेंट्स की ये होता है कि भाई उनको ये दिखता है कि भाई गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा रेप्यूटेटेड होती है, राइट? कि लाइक उन्हें अगर आप किसी बड़ी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उन्हें वही है कि भाई यूपीएससी है तो यूपीएससी है, वो कॉर्पोरेट वाला कुछ भी नहीं है, चाहे आपने गूगल क्रैक कर रखी हो। तो मतलब जैसे आपने प्लेसमेंट भी ली थी, राइट? तो उसके बाद पेरेंट्स का थोड़ा वो नहीं हुआ कि आप लाइक कॉर्पोरेट में थोड़े दिन जॉब कर लो फिर साथ में तैयारी कर लेना, या मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखो इसमें क्या हुआ था कि इन जनरल ऐसा होता है कि जब हम प्लेसमेंट का टाइम आता है तो 2 टाइप के होते हैं। कुछ पेरेंट्स आपको कह रहे होते हैं कि मत बैठो, या प्लेसमेंट में मत बैठो, आप ना भटक जाओगे, क्योंकि उनके परसेप्शन में जो आपने बोला वो पॉइंट बहुत राइट होता है कि नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास जनरल बिलोंगिंग से हम सारे लोग आते हैं जिसमें हमेशा जॉब सिक्योरिटी की को वैल्यू किया जाता है रादर देन आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन या आपका क्या इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरे पेरेंट्स टाइप के पेरेंट्स होते हैं, दे आर मोर इनटू इट कि नहीं आप प्राइवेट में अच्छा, कॉर्पोरेट में कमाओगे, यू विल हैव अ बेटर लाइफस्टाइल एंड ऑल। तो ये अलग अलग टाइप के 2 लोग होते हैं। तो फॉर्चुनेटली या कह सकते हैं तो माय पेरेंट्स फेल इनटू दैट कैटेगरी कि आप फर्स्ट वाली कि आप ना इसमें कर लो, क्योंकि अगर आपकी एक बार जॉब लग गई है तो आपकी दूसरी बार भी भले ही अगर 50,000 की लगी तो आप 30,000 से स्टार्ट करोगे। 1-1.5 साल बाद आपकी स्किल सेट कम होते हैं अनलेस अनटिल आप ग्रेड अप करो कुछ थोड़ा सा, तो आप नहीं, तो आपके कम पैसे से स्टार्ट होगी, लेकिन हो तो जाएगी ही कहीं ना कहीं से। लेकिन 1 साल करके देखो, क्योंकि उनको ये हमेशा से महसूस होता था, या इन जनरल में मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मन में सोचा है कि आपको करना है तो एक बार उसको टाइम दे दो, क्योंकि अगर आपने जॉब के या तो जॉब के साथ कैसे देना वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। अगर कुछ लोगों का ऐसा है ना कि दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या उनको लग रहा है कि मैं 1 साल या 2 साल बियर कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो लोगों को डायरेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि जब आपको पैसे मिलने लगते हैं, एक लाइफस्टाइल आपकी सेट हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट रहती है आपकी एक स्टूडेंट लाइफस्टाइल से। तो वो उसको छोड़ना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता आता है। हाँ जी मैम।
मैम जैसे यूपीएससी कोई आसान एग्जाम तो है नहीं, टफेस्ट एग्जाम है। तो मैम एक तो होता है कि मेरा साइड वाला जो फ्रेंड है वो प्रिपेयर कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। पर एक मेजर क्वेश्चन जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ या मैं मतलब फील करता हूँ कि मुझे आपसे पूछना भी चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं यूपीएससी के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ। क्योंकि अब ऐसा है कि मैं 3 से 4 साल दे दूं जब भी क्लियर ना हो, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल भी हैं जिनके क्लियर भी नहीं होता। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैं यूपीएससी के लिए हूं भी या नहीं हूं। ये तो देखो, ये वाला पॉइंट है ना कि यूपीएससी के लिए आप हैं कि नहीं है, ये आपके सक्सेस से ज्यादा डिफाइन करता है, से ज्यादा डिफाइंड है एज कम्पेयर टू आपकी मेहनत। क्योंकि सक्सेस बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता। बहुत हैंडफुल ऑफ लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिलता है और मल्टीपल एग्जाम्स ओवर मल्टीपल ईयर्स आप देते हैं, है ना। लेकिन आप उस चीज के लिए हैं या नहीं हैं, वो उससे भी डिफाइन करता है कि आप कितने पैशनेट हैं जर्नी के लिए, मतलब आप कितना फाइट करने को तैयार हैं। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है, जैसे आपने कहा ना कि हम किसी के बगल वाले को देख के स्टार्ट कर लें, तो उसमें एक्चुअल में लाइब्रेरी में, कॉलेजेस की लाइब्रेरी में 4th ईयर में यही होता है कि अगर आपने देखा कि बगल वाला हिंदू पढ़ रहा है तो हम भी हिंदू पढ़ लेते हैं, बगल वाला लक्ष्मीकांत पढ़ी तो हम लक्ष्मीकांत 1 घंटे पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लाइब्रेरी के टेबल पर रख के सिर्फ सीट रोक के चले जाएंगे बाहर, है ना। एंड उसके बाद फिर सारा कुछ करके पार्टी वार्टी करके वापस लौट के फिर लाइब्रेरी से किताब उठा के समथिंग इज्जत कमा के अपने हॉस्टल लौटते हैं कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा लड़का। दैट इज हाउ एक कॉलेज की एक लाइफ चलती है 4th ईयर की, सबकी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें से जो लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो सीरियस हो जाते हैं ग्रेजुअली, या तो 4th ईयर में या 4th ईयर के एंड में, बाद में, कि वो एक्चुअल में सिंसियरली पढ़ने लगते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि पढ़ाई क्या होती है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको हर दिन फेलियर्स है आपके साथ, क्योंकि आप हर दिन उठते हो ना, हर दिन एक फाइट के साथ स्टार्ट होते हैं कि मैं, अच्छा, हर दिन इट स्टार्ट्स विद कि अरे 8 बज गए, मैं तो लेट उठा या लेट उठी, एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग। आप पढ़ना शुरू करते हो, फिर आपको लगता है इतना मटेरियल है, मैं तो पढ़ नहीं सकता, नहीं कर पाऊंगा, या मैं पढ़ भी रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। आपको 1.5 लाख इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे या आपको वेबसाइट्स पे मिलेगी, उसमें आप कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर आप इन सब से फाइट करते, नेविगेट करते, स्ट्रैटेजी बनाते, अगर आप फाइट करते रह जाते हो, हर फेलियर के बाद उठ के फिर से सीखते हो, तो शायद वो डिफाइन करता है यूपीएससी के लिए आप बने हो कि नहीं। लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिकल एक बात आती है कि ये सब तो बात ठीक है कि हम यूपीएससी के लिए बने हैं कि नहीं बने, इसमें प्रैक्टिकल बात आती है कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो मान लिया गया कि वो यूपीएससी के लिए बने हैं, हाँ। जिनका नहीं हुआ उनका क्या, है ना। दैट इज द कोर इशू। तो इसमें देखो, एक बात तो सच है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ अवे फ्रॉम यू, है ना। ये आपका बहुत ड्रेनिंग हो जाता है अगर आपके 3-4 सालों, मैंने खुद इसको बहुत लंबा समय जिया है, 5 साल, तो मैं खुद से ये वाउच कर सकती हूँ कि ये बहुत आपके लिए इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है कि आप एक डिसेंट कॉलेज से पढ़े हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप फिर ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर देंगे जहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बेटा इतने साल हो गए, अच्छा बेटा ग्रेजुएशन तब करी थी, आजकल क्या कर रहे हो, दैट आइडिया। और ये सब लड़कियों के साथ एक अलग इशू आते हैं, शादी के जो जिनके फैमिली के होते हैं, लड़कों के लिए अलग इशूज आते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं कर रहे तो क्या करोगे। लेकिन ये सारे प्रेशर्स आपको मेंटली ड्रेन कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी का आपको देता क्या है, वो ये होता है कि इन सबको फाइट करने की, रेगुलर फाइट करने की स्ट्रेंथ आ जाती है आप में, है ना। तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, मेंटल स्ट्रांग होने का भी कोई फायदा नहीं अल्टीमेटली, अनलेस एंड अनटिल अगर आप जॉब नहीं कर रहे। तो जॉब करने का तरीका क्या होगा, जॉब करने का ये तरीका है कि यूपीएससी के थ्रू आप फॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से आई गेस वो स्कीम्स आ गई हैं कि अगर आपने मेंस तक लिखा है, आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ है, तो आपको और कंपनीज में ऑफर्स आते हैं। इसके साथ साथ आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में क्या होता है कि बहुत जगह आपका ऐसा आता है कि आप या 4th ईयर में आप नोटिस करेंगे, आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आता है कि आपने इतने लेवल क्वालिफाई कर लिया हो तो आप कर सकते हैं, या आप वॉक इन कर जाइए, है ना। जैसे मेरी कोई भी प्लेसमेंट की बात होगी तो उसमें आपको ना, आप डायरेक्ट जहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू इंटरव्यू होता है, आप उसमें वॉक इन में आप हमेशा सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी सोचें तो आजकल एडुटेक जिसको कहते हैं ना, मतलब एजुकेशन वाली टेक्नोलॉजी, यूट्यूब या इन सब के थ्रू, इनसे बहुत ज्यादा प्रोपोगेट हो रहा है, या कोचिंग का जमाना बहुत ज्यादा है, तो आप उनमें बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मतलब फॉर अ बिगिनर लाइक एनीवन हु हैज गिवन 1 or 2 attempts, आपको 1000 रुपीज पर आवर मिलता है पढ़ाने का। और ये तो बैक देन आई गेस 2-3 years बैक था जब व्हेन आई वाज देयर। तो जब इतना अच्छा होता है तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप ये फाइट कर रहे हो तो आप, ऐसा नहीं कि आप भूखे रह जाओगे या आपके ना इवेंचुअली आप कमा नहीं पाओगे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ आउट ऑफ यू। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार हो ना, और इन सब चीजों से लिंक करके आप बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत
बहुत जल्दी डगमगाने वाले व्यक्ति नहीं रह जाते हो. देन यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली बिकॉज यू हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड दैट ऑल इंटरनली, है ना. आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे कोई जानने वाला नहीं है. आप अपनी लड़ाइयाँ रोज खुद लड़ते हो, हर मिनट खुद लड़ते हो और खुद जगते हो उसके बाद उठ के. तो दिस इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. एंड आई गेस अगर आप ये जर्नी कर लेते हो तो जॉब तो एंड में लगनी है. सबकी 30-35 में सबकी कुछ ना कुछ सेटल हो ही जाना है. फाइट करने की हिम्मत है तो यही जर्नी है. ओके. मतलब अगर आप हर फेज में पढ़ सकते हो, अपने आप को मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते छोटे फेलियर से, तो डेफिनेटली मतलब हम कर सकते हैं वो चीज. आपको ऐड करना चाहूंगी कि ब्रेक डाउन कर नहीं सकते वाला पॉइंट नहीं है इसमें. ये है कि ब्रेक डाउन के बाद हम उठ सकते हैं कि नहीं. वो वाला जो बैटमैन वाली थ्योरी होती है ना, कौन सी, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फ्रेज, बैटमैन में है या रॉकी मूवी में है, किसी में तो है ना इसमें कि इट्स नॉट हाउ हार्ड यू गेट हिट, पॉइंट इज यू कीप कमिंग बैक अगेन. इट डज नॉट मैटर हाउ हार्ड यू गेट हिट और यू हिट अदर person, है ना. You just need to come back again. So this is what exactly I guess it is of Rocky, and this is precisely what defines your journey. और आप यही सीख जाते हो लाइफ में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. हम कॉलेज में बहुत एक ककून में रहते हैं, और जब जो हम कहते हैं ना कॉलेज बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आपके लाइफ का होता है, ये आप जब यूपीएससी की जर्नी में आते हो तब आपको रियलाइज होता है. मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता, राइट, कि एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या होता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न होता क्या है, मतलब किस तरीके से. देखिए, अगर हम कहें कि देखिए यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, ठीक है. अगर हम पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना. इन सब का नोटिफिकेशन होता है. अगर जो भी बच्चे अगर सिंसियर है, वो या तो यूट्यूब पे कोई चैनल फॉलो कर ले, यूपीएससी की वेबसाइट फॉलो कर ले, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो उनके थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका फॉर्म आ गया. तो आप फॉर्म भरते हैं, आप प्रीलिम्स देते हैं. प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2. GS1 क्या होता है, वो जनरल साइंस का पेपर है, जनरल स्टडीज, सॉरी. तो जनरल स्टडीज में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी. इन देयर आर 7 to 9 सब्जेक्ट्स, वो प्रॉपर्ली लिस्टेड हैं सिलेबस में. आप जब यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आपको प्रॉपर्ली लिस्टेड मिल जाएगा. तो उन सब्जेक्ट्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यू नीड टू मार्क इट. उसके बाद जो पेपर 2 होता है, इसमें आपको नंबर स्कोर करने हैं ज्यादा. पेपर 2 होता है आपका जनरल स्टडीज पार्ट 2. इसमें क्या होता है, CSAT इसको कहते हैं. तो ये एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड का जैसे हमारे प्लेसमेंट के टाइम या एमबीए की प्रिपरेशन के टाइम होता है, तो उस टाइप का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सर्टेनली उससे लेसर लेवल का. लेकिन उसमें आपको क्या है कि आजकल इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है, या मैथ्स सर्टेनली बहुत टफर साइड में आने लग गई है. तो थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड कॉलेजेस are not able to pass this second paper because of the overconfidence कि इसमें तो सिर्फ कट ऑफ लाना है, 2/3 मार्क्स लाने होते हैं. तो दैट इज द इशू. तो आप थोड़ा सा इसको कंबाइन कर सकते हैं. तो ये आपका प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 हो गया. मेंस आता है, इसमें पेपर्स होते हैं, रिटन में पेपर्स होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स. तो GS1, 2, 3 और 4 इनके सब्जेक्ट्स निर्धारित हैं. ये जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं. 1 में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 में अलग, 3 में अलग, एंड 4 में आपके एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है. तो इन सबके अपने सब्जेक्ट्स और इनके जो सिलेबस है वो डिफाइंड है. फिर आपके ऑप्शनल का पेपर होता है. ऑप्शनल के आपके 2 होते हैं, ऑप्शनल नंबर 1, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2. ऑप्शनल एक ही होता है, पहले 2 होते थे. कुछ लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है जब वो प्रिपरेशन करने बैठते हैं कि 2 ऑप्शनल होते हैं क्या, तो ऑप्शनल एक होता है, है ना. ऑप्शनल एक होता है, उसके 2 पेपर करे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको सिलेबस दोनों का डिफाइंड है अलग अलग से, तो आप वो देखते हैं. उसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी का पेपर देना होता है. तो दैट इज मेंस. आप ये मेंस का सारा पेपर दे देते हो, तो उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू फेज में आते हैं. इंटरव्यू के फेज में 275 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं. आप जाते हैं, आपको 5 लोगों का पैनल होता है, आपको उसमें आंसर देने हैं. अगर आप उसमें ठीक ठाक नंबर स्कोर करते हैं, देन आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, और देन आप उसमें आप सेलेक्ट होते हो. तो आपसे प्रेफरेंस भराई जाती है उसी समय इंटरव्यू के टाइम कि आप क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 23 सर्विसेज होती हैं. करेंटली अभी इस समय 20 हो गई है, जब से रेलवेज हटी है. 20 सर्विसेज हैं एग्जैक्टली. तो 20 सर्विसेज बहुत सारी होती हैं. IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, IRS हो गया, एंड अदर्स.
बहुत सारी सर्विसेज, तो आप सर्विसेज का ऑर्डर लगाते हो, फिर आप स्टेट्स के ऑर्डर लगाते हो कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हो, जिसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आप कैडर कहते हैं। कैडर का मतलब होता है कौन से स्टेट जाना चाहते हैं। आपकी जैसी मेरिट लिस्ट में नंबर आता है उस हिसाब से आपको सर्विस और आपको स्टेट अलॉट होता है। तो ये ओवरऑल प्रक्रिया है। ओके मैम, जैसे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी? मैंने देखा है कि दिल्ली वगैरह में लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो दिल्ली में काफी सारी अच्छी कोचिंग भी है। तो आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, या कोचिंग ज्वाइन करना नेसेसरी है? क्या अलग रोल प्ले करती है? पर्सनल उसमें आइडिया में पूछा जाए तो हाँ, यस, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी बैक इन 2014 व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उसके बाद उस समय इतना मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल था ही नहीं जैसा आज के टाइम पे अवेलेबल है, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। उसके पहले 2014 के टाइम तो था नहीं। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी बाजीराव एंड रवि। उसकी ये तो एक मैंने होलिस्टिक ज्वाइन करी थी। उसमें जो मैंने सीखा उसके अलावा क्या है कि आप जब प्रिपरेशन आप सिंसियर लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या कभी प्रीलिम्स के पर्टिकुलर डायमेंशन में, मेंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर्स में, इंटरव्यू में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप उन लेवल पे अलग अलग सेलेक्टेड कोचिंग्स ले सकते हैं, है ना, जिसमें मतलब पार्ट में आपको ओवरऑल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं थी, जो मैंने फील किया। पहली बात तो ये मेरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, आपने पहले से थोड़ा आप ओरिएंटेड है 3rd 4th ईयर से कि आपको पढ़ना है, आपने आजकल इतना इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, आपने कुछ पढ़ रखा, आपने स्ट्रैटेजीज देख रखी, फिर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोचिंग जाके फिजिकली करें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप ऑनलाइन करें तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि आप एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, है ना। आप ऑनलाइन कोचिंग के भी 2 तरीके होते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें पेड होती हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे गाइडेंस फ्री है आपके लिए, है ना। तो दोनों चीजों का हमको एक बैलेंस्ड कंजम्पशन करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जो फ्री वाली चीजें, क्योंकि इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी देखेंगे टॉपर्स की, इसको मैं आगे आपको डिटेल कर दूंगी। स्ट्रैटेजी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं कि इसमें ये हम ऑनलाइन ले लेते हैं, ये वाली हम पेड वाली ले लेते हैं, इसका ऑनलाइन से चल जाएगा, मतलब अनपेड वाले से, इसका हमें सेल्फ स्टडी से चल जाएगा। तो ये अलग अलग आप ग्रेजुअली बना पाते हो अपनी लेवल पे। ओके मैम, थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम डीप डाइव करते हैं। जैसे आपने बोला कि 2014 में आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो आप 2014 से और जब भी आपने अटेम्प्ट दिया था, आप तब तक की अपनी जर्नी बता सकते हैं? आपकी क्या प्रेप स्ट्रेटेजी थी? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज आपकी जो कॉलेज लिंगो में, आप आई डोंट थिंक ये एग्जिस्ट करता है कि नूब कहते थे हमारे यहाँ, NOOB, है ना। तो मतलब वेरी नोवाइस एंड वेरी स्टूपिड पर्सन। आई डोंट नो कि आपके कॉलेज के लिंगो में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बट ऐसे मतलब व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज वेरी, द जर्नी वाज कि मतलब हाँ बस हम आए हैं और हो जाएगा। जो आप इस माइंडसेट से आते हो ऐसा नहीं होता है, पॉइंट ये है ना। तो आप बहुत सारे आपके अगल बगल ऐसे बच्चे मिलेंगे कि इसमें तो ना ये एक परसेप्शन चला रहा है कि 60% वालों का हो जाएगा, या अच्छा आप टॉपर हो, आप फलाने कॉलेज से हो तो आप तो बस बैठोगे और आपका हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 60 क्या वो 40% वाले बच्चे का भी हो सकता है, और आप जितने भी बड़े टॉपर हो उतने का भी नहीं होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि व्हेन आई स्टार्टेड बैक, आई हैड दिस माइंडसेट कि बस अभी हो जाएगा, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहला ये इशू था। दूसरा इशू ये कि आपने बहुत सारे बच्चों ने IIT की तैयारी करी होगी, आई गेस। उसमें क्या होता है, जब IIT की तैयारी करते हैं तो हम कोचिंग में जो जितना पढ़ाते हैं उतना एग्जाम में आता है। एग्जाम में जितना आ रहा है उस सिलेबस वो कोचिंग वाले सब वर्ड टू वर्ड पढ़ा देते हैं, है ना। बट यूपीएससी की जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी की जर्नी में जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो वो आपको मात्र 2 से 5% गाइड कर रहा है उस डायरेक्शन में। इट्स ओनली स्टीयरिंग यू इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पे बहुत डायनेमिक है। आप पढ़ते जाओगे, बदलती जाएगी। आपने एक बुक से हिस्ट्री पढ़ी है, दूसरी बुक से पढ़ोगे तो उसमें अलग इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग वालों ने ना 25 पेज पढ़ा दिए उसी से क्वेश्चन आना, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी गलती है जो हम इन जनरल मैक्सिमम बच्चे जो दिल्ली जाते हैं ये करते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो शुरुआत के 1-2 साल तो इसमें निकल जाते हैं लोगों के कि पढ़ना क्या है, जो मैंने भी पढ़ा, ये ढूंढा कि पढ़ना क्या है। फिर आपने पढ़ाई शुरू करी, फिर पढ़ाई 2-3 साल आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है कि कभी करंट अफेयर्स मिस हो गया, कभी कुछ मिस हो गया।
फिर एक बार 4th ईयर आने के बाद, जब मैंने 4th ईयर का मतलब आप समझ रहे हैं कि 4 साल हो गए तैयारी के, इतनी गलतियां करने के बाद, है ना, एंड देन ऑल्सो यू आर फाइटिंग अगेन अगेन कि नहीं सीखते हैं, नहीं हम सीखते हैं, हर दिन अगले दिन आप सीखते हो, तब जाके मुझे वो सोल्यूशन मिला था कि सीखना है क्या। तो जो सीखना है वो मैं बताती हूँ कि मेरी गलतियों से क्या सीखेंगे जब हमको राइट तरीका पता चल गया, है ना। तो राइट तरीका पता चलने का जो एक, अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको बोलूँ कि आप किसी को भी गाइड करें, है ना, तो सबसे पहले कि जो एग्जाम है उसके बारे में वीडियोस देखें। वीडियोस देखने का मतलब है स्ट्रैटेजी वीडियोस। आपसे कोई भी व्यक्ति से पहले कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे एसएससी ले लें, चाहे यूपीएससी ले लें, आपसे पहले हर साल बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। वो लोग अपनी टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियोस जो सर्विस कर रहे हैं उसके सर्विस के साथ तैयारी कैसे करें, एक साल में तैयारी कैसे करें, है ना, और ये तैयारी कैसे करें, वो तैयारी कैसे करें, तो इसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, सबसे पहले ये करे कि अगर उसको तैयारी करनी भी है तो 20-25 दिन टेक आउट सम टाइम एंड जस्ट स्टार्ट वाचिंग वीडियोस एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, वेरी सिंसियर नोट्स आउट ऑफ इट, है ना, कि आपको समझ में आए कि हर टॉपर जब बता रहा होता है आप 2-3 साल के बैठ के देख डालो, क्योंकि हर व्यक्ति बता रहा होता है वो क्या बताता है कि एक तो जैसे वो पूरा डिफाइन करेगा सिलेबस क्या है, ऐसे क्या है, वो सब बताएगा। हर सब्जेक्ट में वो द 1% टेक्स पेन कि ना ये बुक्स हैं, इनको आप ऐसे पढ़िए, आपके नोट्स ऐसे बनने चाहिए, आप आंसर ऐसे लिखना चाहिए। इस तरह करते आपके पास अगर आप 20-25 दिन पर डे 10 से 15 लोगों को देखते हो, उनकी 15-20 मिनट की बातें सुनते हो, नोट्स बनाते हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये पूरे खाका तैयार हो जाता है कि आपको क्या चीज है, आपको पढ़ना कैसे, आपको परफॉर्म कैसे करना, एक ब्रॉड आइडिया तैयार हो जाता है। उसके बाद आप चीजें अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके बाद कंपाइल करो। हम क्या होता है कि हमने कभी किसी से सुन लिया कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है या हमने कह स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री पढ़नी है, हम तुरंत वो किताब खरीद के लाते हैं, उसको पूरी पढ़ लेते हैं और सोचते हैं बस अब एग्जाम निकल जाएगा, हिस्ट्री तैयार होगी भाई की, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो दैट डज नॉट हैपन एट ऑल, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने देखा ही नहीं लोग क्या करते हैं ना। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई भी आप में से बच्चा हो जिसके अभी मन में डाउट आ रहा होगा ना कि आप इस चीज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी आप 20-25 दिन लगा के देखिए, 1 महीना लगा के हर दिन 10 लोगों की देखिए एंड उसको कंसाइज करिए, अपने पर्सपेक्टिव में देखिए। और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आप उस स्थिति में आते हैं जब आप किसी भी टॉपर से या किसी भी कोचिंग वाले से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी आप क्या डाउट पूछेगा व्यक्ति। हम कॉलेज के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैंने भी यही फेस किया। हम जाते थे, मैं भी कोचिंग में जाती थी और ये कि सर या मैम एथिक्स कैसे पढ़े, इसका जवाब इतना छोटा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको समझा सके। इस सवाल का जवाब कम से कम 5-6 घंटे का है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। कोई भी आपके परिवार का व्यक्ति नहीं होगा तो आपको नहीं समझाएगा। तो इसी के लिए हेल्प हो सकती है कि हम इतनी कोचिंग के इतने सारे टॉपर्स को देख लें। ओके। तो उनसे उनकी रादर देन हम ये वाली वीडियोस देखते हैं ना कि आपका पावर भौकाल वाली, ये सब इंस्टाग्राम पे बच्चे बहुत चलाते हैं, इन सब का कोई लेना देना नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखो जो पढ़ाने की बात बता रहे हैं, है ना। ओके, ये बात है। मैम इस चीज से ये क्लैरिटी हुई कि यहाँ ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि किसी ने स्पून फीडिंग कर दी कि कोचिंग ज्वाइन कर ली कि सेट ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब वो है कि यूपीएससी में कुछ भी आ सकता है, हर साल हर टाइम मतलब चीजें चेंज हो रही हैं, राइट। मैम एक रैंडम ख्याल आता है लोगों के अंदर कि कोई एमसीक्यू की बुकलेट ले आता है, कोई ऐसे बच्चे होते हैं कॉलेज में ना, इतनी बड़ी मोटी एमसीक्यू की बुकलेट ले आएंगे कि बस भाई का प्रीलिम्स हो जाएगा इस बार, है ना, बस इतना ही तो पढ़ना है, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना। आउटराइटली चीजें बहुत डिफरेंट हैं। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको वेबसाइट्स भी में बहुत सारे 5 जैसे आपकी इनसाइट आईएएस है, नेक्स्ट आईएएस, इनकी वेबसाइट्स भी है जिसमें डेली क्विजेस आती हैं, आपको वो करनी पड़ेंगी। ऑन यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपडेशन के लिए। तो ये सारी चीजें आपको लेकिन पता कैसे चलेंगी? एक नए बच्चे को जो कि तैयारी कर रहा है वो टॉपर्स की वीडियो को 1 महीना दीजिए। ओके। अब मैम जैसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि यूपीएससी में जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट है या मतलब कुछ सब्जेक्ट है कि जो गेनिंग होते हैं, लाइक आपकी इतनी रैंक आई है 2019 में, आप टॉपर भी रहे हो, तो मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? लाइक गेनिंग होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि गेनिंग होते हैं उससे लाइक परसेंटेज या पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं काफी, तो ऐसा कुछ? में मुझे लगता है कि गेनिंग में क्या होता है कि आपका, अगर आप प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो आपका पॉलिटी बहुत ज्यादा गेनिंग होता है, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये 3 के क्वेश्चन आपके शॉर्ट सही हो जाते हैं। आप हिस्ट्री पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। तो इनमें जैसे लक्ष्मीकांत है तो एक्चुअल में पूरी पढ़नी होती है। इस तरह की जो बुक्स होती हैं, आपको ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बहुत शॉर्ट होते हैं, इकोनॉमी के बेसिक्स होते हैं, नोनाल के वीडियोज, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके कभी गलत नहीं होंगे।
फिर दूसरा, अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो मेंस में क्या होता है कि स्कोरिंग के लिए हम जब भी बात करते हैं हम ऑप्शनल्स की बात करते हैं, है ना, कि ऑप्शनल कौन सा चूज करेंगे, ये वाला सवाल आता है। और तो ऑप्शनल कौन से स्कोरिंग है। देखिए स्कोरिंग हमेशा इन जनरल, अगर हम मार्क्स, एब्सोल्यूट मार्क्स की बात करें तो साइंस के ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये आउटराइटली स्कोरिंग होते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपका बैकग्राउंड है या आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको मत लें, क्योंकि हम इनको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं ले सकते कि मुझे जेई की प्रिपरेशन के टाइम ये पसंद थे, तो उस बेसिस पे हम नहीं कर सकते। ये हमारे 10th में मार्क्स आए थे, आपको एक्चुअल में भी पसंद है, आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है कि नहीं, इसमें वो मैटर करता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है बाद में, है ना। सेकेंडली, अगर हम ये सब्जेक्ट्स को हटा भी दें तो किन में मार्क्स आएंगे? सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये बहुत सेफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो लेना चाहें, ये पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नंबर, मतलब इसमें नंबर आपके बहुत कम भी नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर भी नहीं जाएंगे। ओके मैम, जैसे कोई न्यू बाय है, राइट, और उसको प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मतलब क्या रिसोर्सेज होंगे जो आप रिकमेंड करोगे, मतलब क्या पढ़े मतलब प्रीलिम्स के लिए? इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं वही वाली बात रिपीट करूंगी, हर सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट की डिटेलिंग बहुत ज्यादा है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे उसका माइन्यूट इस डिस्कशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इटसेल्फ 1.5 आवर डिस्कशन लोग बता देते हैं, लेकिन उसका बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। पॉइंट ये है कि जो स्ट्रैटेजी आप पहले बनाइए सारी चीजों की, जैसा मैंने बोला था वैसे आप स्ट्रैटेजी बनाएं। ये हमारे पास स्ट्रैटेजी जब हम बनाएंगे ना, तो उसमें क्योंकि हर टॉपर ने सेम बुक्स बता रखी होती है, उसको हम लिख लेंगे। तो एक मेरा की पॉइंट ये होगा कि उसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, पढ़ना कैसे वो भी पता चल जाएगा। इसमें मेरे वीडियो में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों के देखिए, है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि अब इनको हमारा स्ट्रैटेजी, ये तो हमारे पास हो गया, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। सेकंड, हमें याद कैसे रखना है इतनी चीजों का, तो याद करने का तरीका बस सिंपल सा है, रिविजन्स आपको बढ़ाने हैं। आपके दिन में 30% ऑफ द डे आपका दिन का जो पढ़ाई का होगा वो रिवीजन में ही जाना चाहिए। आपने जो भी 2 दिन पहले पढ़ा है वो तीसरे दिन आपके सामने रिवीजन में आना चाहिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, इतना मटेरियल है। और आप जब उसको 20 दिन बाद या 25 दिन बाद रिवाइज करने बैठेंगे तब आपको वापस से उतना ही एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। और थर्ड पॉइंट जो मेरा टेक अवे है कि मेक अ टाइम टेबल, मेक अ हैबिट ऑफ योर्स, क्योंकि अगर आपने टाइम टेबल या हैबिट या एक प्लान नहीं बनाया तो आप बस वो बिजी विदाउट बिजनेस के सिंड्रोम में रहते हैं। इन जनरल यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब उनका प्रीलिम्स पास आने लगता है एंड देन जैसे कि यार अपना तो कुछ तैयार ही नहीं है ना अपने, तो फिर इतने 1-1.5 साल से कर क्या रहे थे किताब लेके, क्योंकि आपका प्लानिंग नहीं थी। हाँ जी मैम। मैम मैंने आपका काफी सारी वीडियोस देखी हैं, इस सेशन से पहले मैंने काफी सारी आपकी वीडियोस देखी थी, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपकी लाइफ में ड्यूरिंग प्रिपरेशन या मतलब क्या डाउन्स आए, आप अगर आप शेयर कर सको हम स्टूडेंट्स के साथ, सबके लाइफ में आते हैं, तो आपके लाइफ में क्या आए थे? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स देखा जाए जो रियल में होते हैं या हेल्थ वाइज होते हैं वो नहीं आए, लेकिन तो इस वजह से कभी आप अपने अप्स एंड डाउन्स बताओ तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऑडियंस कैसे समझेगी। लेकिन जैसे आप जिस कॉलेज के हैं, है ना, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि होता है कि आप इस पोजीशन पे आ गया 4th ईयर या 3rd ईयर 4th ईयर में, जब भी आपकी प्लेसमेंट 4th ईयर में हो गया, आप वो जॉब छोड़ के आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं, देन यू डू नॉट गेट सेलेक्टेड and then people start asking that what is happening, या eventually what happens is कि 2 से 3 साल बाद ना लोग भी आपसे पूछना बंद कर देते हैं। तो वो जो एक आपकी जनरेशन ये समझ पाती है कि दैट इज अ मेंटल इशू, आपको प्रॉब्लम होती है इस बात से कि अब लोगों ने पूछना तक बंद कर दिया, आपको कहीं ना पूछता है, ना कोई जानता है, ना आपके पास कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है, यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इवन इन कॉलेज, है ना, लेकिन आपसे कोई पूछता नहीं, क्योंकि आपके पास बताने का कुछ रह नहीं गया है। आप ये भी नहीं चाहते कि आपसे कोई कुछ पूछे, कोई पूछता नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी जॉब भी नहीं लग रही होती। आपके अगल बगल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको लगता है कि यार तुम तो पढ़ भी नहीं रहो फिर भी तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, तो पता नहीं उनका कैसे निकल जाता है। तो ये जो पूरा एक मेंटल ब्लॉकेड आता है, बहुत बच्चों के साथ आता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। आई हिट इट द लोएस्ट व्हेन इट वाज द 4th ईयर ऑफ माय प्रिपरेशन, है ना, कि मतलब जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस निकला था कि मतलब कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा, एवरीथिंग आई एम डूइंग आई एम फेलिंग, एंड बीइंग फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज एवरीबडी इज लाइक कि मतलब तुम्हारे जैसा व्यक्ति भी कैसे नहीं कर पा रहा,
तो मतलब तुम ऐसी क्या ब्लंडर कर रहे हो दिल्ली में, है ना। तो दैट इज अ लॉट ऑफ फन व्हेन यू थिंक बैकवर्ड्स, बट उस समय ऐसा लगता है कि मतलब ये पहाड़ टूट पड़ा। शायद लाइफ में औरों के पास बहुत बड़ी इश्यूज होते हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन होती है ना, उनके लिए मेंटल इश्यूज बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आपके पेरेंट्स भले ये बात कंपेयर करें कि देखो उसके पास तो ये रियल प्रॉब्लम है, तुम अपनी फेक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, है ना। ये बच्चों के साथ अक्सर आता है, लेकिन ये एक्चुअल में इश्यूज होते हैं। तो आई हिटेड द लोएस्ट व्हेन इट वाज वो वाला टाइम। तो इसी वजह से जब प्रिपरेशन का फॉरेस्ट सर्विस का टाइम आया था, तो मतलब आई स्टार्टेड स्टडीइंग लाइक अ मैड पर्सन कि भाई अब नौकरी चाहिए, अब चाहे कैसे भी होगी नौकरी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में दिख रहा है उसको देख के मुझे ये लग रहा है कि यार इसके पास भी नौकरी है। तो दैट इज हाउ। मैम मैंने जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं या न्यूज़पेपर में भी इंटरव्यू रहता है। तो इंटरव्यू में टॉपर ये बोलते हैं कि मैंने 20 आवर्स पढ़ाई करी, मैंने 15 घंटे पढ़ाई करी या 20 घंटे पढ़ाई करी। तो इसके पीछे असली बात क्या होती है? वो इतनी पढ़ाई करके टॉपर बने होते हैं, या कैचिंग पावर पे डिपेंड करता है कि भाई किसी की कैचिंग पावर ज्यादा है तो भाई ज्यादा चीजें एकदम से वो कैच कर लेता है, या कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है जब उसको चीजें समझ में आती हैं। तो इसके पीछे क्या रियलिटी है? देखिए, इसमें तो मुझे लगता है बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों की ग्रास्पिंग पावर नो डाउट हम बहुत मैक्सिमम लोगों से बेहतर होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप अपने अगल बगल भी महसूस करेंगे, हर व्यक्ति के आसपास होता है जो उससे एक बेहतर होता है, या वो व्यक्ति खुद होता है कोइंसिडेंटली। लेकिन ऐसा मतलब जैसे मैंने भी महसूस किया कि बहुत लोग होते हैं तो उनको कम समय लगता है। कुछ लोगों का क्या होता है, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत हमेशा से राइट होती है, या तो उनको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ के उनको पता होता है, या उनका कोई भाई बहन या कोई बहुत क्लोज उनके लाइफ में होता है जो सिलेक्टेड होता है, तो जो उनको हर पार्ट पे गाइड कर पा रहा है, क्योंकि हर सब टॉपिक पे भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे गाइड कर पा रहे, तो उनको कम लगता है। अगर हम ये देखें कि देखो 20 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना, दैट्स एन एग्जैजरेशन, ऐसा तो नहीं हो पाता। लेकिन जो एक, और कुछ लोग कभी कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 20 घंटे पढ़ते हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कॉर्नर है ना। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करी जाए तो दिस इज आप एक नॉर्मल व्यक्ति तो 10 से 12 घंटे को पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसका बस रीजन होता है कि आपको बहुत सारी चीज 10 से 12 घंटे की सिटिंग आपकी रिक्वायर्ड है। सिटिंग का मतलब जनरल एक्चुअल पढ़ाई रिक्वायर्ड है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि कोर्स कठिन है, कोर्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट से, इतने सारे पढ़ाई का मटेरियल होता है, इतना कंपटीशन होता है कि हमें सब कुछ रिफाइन ट्यून करके अपने पास रखना है। एट द सेम टाइम हर चीज को रिवाइज करते जाना है, क्योंकि हर दिन चीजें बदलती हैं, बहुत डायनेमिक सिलेबस होता है इसका, हर दिन ऐड ऑन होता है इतना कुछ। तो अगर आप हर कुछ रिवाइज नहीं करते तो आपके पास नहीं हो पाता। तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, वो एक एवरेज मिनिमम टाइम है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बस दैट्स इट, इसके अलावा 2 से 3 घंटे आपको थोड़ा सा उस पर बिताना चाहिए, जो कि मैं सजेस्ट करूंगी इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव यूज पे। जैसे कि आप वेबसाइट्स चेक करेंगे, आप उनमें क्विज करेंगे, यूट्यूब के चैनल फॉलो करके उनकी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ये सब चीजें जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। अदरवाइज बहुत लोग क्या होते हैं कि सिर्फ किताबें खरीद के अपने घर में पढ़ रहे हैं, वो दैट्स आल्सो नॉट फंक्शनल। या सिर्फ इंटरनेट से पढ़ लिया और इतना कि एक वीडियो देखा और 10 यूट्यूब पे टाइम पास वीडियो देख लिया, वो भी डिसफंक्शनल होता है। हाँ जी। तो दोनों चीजों में तो आई वुड सजेस्ट 10-12 घंटे प्लस 2 to 3 आवर्स ऑन इंटरनेट। ओके मैम, ये तो सारी बातें हो गई, आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया इतना डिटेल्ड वे में कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। मैम मैं अब ये जानना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, क्या चेंज आता है? इतनी बड़ी पोस्ट है तो क्या चेंजेस आते हैं एकदम से, मतलब वो आप थोड़ा बताओ। देखिए, अगर क्या चेंजेस आते हैं तो बहुत डायमेंशंस में हम बात कर सकते हैं। अगर चेंजेस क्या होता है, एक तो मेंटली बहुत चेंज आ जाता है। सडनली आप उस प्रेशर से कि आपके पास कुछ आप कर नहीं सकते, है ना, मतलब आपका एग्जाम नहीं निकल रहा और आप मतलब एक लूजर माइंडसेट की जिंदगी में हम जी रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बनाते हैं, दुनिया हमें नहीं बना रही होती, हम उसमें वेब में फंस जाते हैं। तो उससे आपको ब्रेक मिल जाता है। फाइनली यू आर समबडी इन योर आइज। बाकी आप हमेशा औरों की नजरों में या समाज की नजरों में इन जनरल ठीक ही थे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट आप अपनी नजरों में खुद को बहुत गिराने के लिए बहुत मेहनत कर लेते हैं उस समय प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बिग चेंज। आपका मेंटल जो है, आप कुछ समबडी महसूस करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि यू मैटर।
सेकेंडली लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है कि देखो, एक जनरल, अनलेस अनटिल यू आर फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट फैमिली, इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो सर्टेनली ये चीजें मैटर करती हैं कि अच्छा आपको घर मिल गया है, अच्छा आपको चाहे आपको एक सुमो में मिली हो ना, तो भी आप उसमें ना वो वाइट पर्दे लगा के बहुत अच्छा फील करते हैं कि अच्छा वाह हमें तो ये मिल गया, चाहे वो कितनी भी टूटी हो। घर आपका चाहे सरकारी घर हो प्राइवेट घर में, यू कैन नॉट कंपेयर। सरकारी घर आर ऑलवेज सरकारी घर, उनके दरवाजे भी पेंट हो जाते हैं तो वो खुलते नहीं है एक बार में, है ना। तो लेकिन जस्ट द आइडिया कि आप वहां रह रहे हो, आपको खुशी मिलती है ना, क्योंकि वो एक हमारे कॉन्नोटेशन। तो ये दोनों लाइफस्टाइल के फैक्टर हो गए। तीसरी बात, उठना बैठना आपके किन लोगों के साथ होता है। दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। उठना बैठना, एक तो अगर आप समाज में ऐसी चीजों को देखो कि आप कितने बड़े लोगों को जानते हैं, आप मिल सकते हैं कि नहीं, वो थोड़ा आप थोड़े इंटेलेक्चुअल क्लास से आपका और इंटरमिंगलिंग होता है। आप सोशली आप शादी और इन सब चीजों में, या कोई फेस्टिवल हो रहा है, या कोई ऑडिटोरियम में फंक्शन हो रहा है, या कोई सीनियर लीडर आया है या सीनियर ब्यूरोक्रेट आया, तो आप उनसे इजीली मिल सकते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे डिफरेंट चीज जो आप महसूस करेंगे एज ऑफिसर बन गए, ये सारी चीजें एक साइड होती हैं। फिर तो सबसे अच्छी चीज जो आप डिफरेंट महसूस करते हैं कि जब आपको ना, आप उस टेबल के ऑपोजिट साइड आ जाते हैं। आप दिन में 500 ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं जिसमें अगर आप कोई ऐसी चीज लिख दें कि ये चीज नहीं होनी है, तो वो एक्चुअल में नहीं होगी। आप उसमें ये चीज लिख दें कि इसको थोड़ा सा ऐसा ट्वीक कर लिया जाए जिससे इसमें और लोगों की मदद हो जाए, तो आपके एक जो कहा जाता है ना कि आपके एक सिग्नेचर से बहुत चेंज आ सकता है। तो चाहे वो एक छोटा चेंज हो कि आपने अपने साथ के लोगों, या जैसे जो आपके कर्मचारी हैं, आपने उनके घर में पुताई करवा दी, इतना छोटा सा चेंज लेके इससे बड़ा चेंज आप सोचोगे ना, किसी का जो आपके जिनकी काम अटके हुए वो आपने करा दिए। तो दैट्स द पावर ऑफ योर सिग्नेचर। तो आप दिन में अगर डिलीजेंटली अपना काम करते हैं ना, तो एंड ऑफ द डे यू फील सेटिस्फाइड कि चलो, मतलब जो चीज हमारे पेरेंट्स या हम लोग एज एस्पिरेंट्स, या हमारे पेरेंट्स एज हमारे जो रहते थे हमेशा से पेरेंट्स की तरह, उनको जो दिक्कतें आई, हम शायद अपने जीवन में हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको लेवल डाउन करने में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एंड जस्ट विद द पावर ऑफ अ सिग्नेचर। तो दैट इज वन थिंग दैट यू विल फील वेरी डिफरेंट व्हेन यू कम टू दिस साइड। मैम, आपके पर्सपेक्टिव से एक आईएफएस ऑफिसर के चैलेंजेस क्या होंगे? लाइक क्या चैलेंजेस होते हैं एक आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर के? इन दोनों या कोई भी सर्विस में भी देखा जाए, चैलेंजेस तो ये है कि बहुत ज्यादा डायनेमिक हैं सारी सर्विसेज। क्या हो गया, इसको चैलेंज भी नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे कि मतलब प्रोबेबली इज द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट हुआ है कि मतलब नाउ यू आर ऑलवेज ऑन टोज, है ना। आपकी हर चीज की वीडियो बनती है, आप हर चीज को व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करते हो, और हर चीज, आप कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं हो, यू आर ऑलवेज वर्किंग। तो एक चैलेंज जो ये होता है, वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत मेजर इशू रहता है। फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग टिल नाइट 10 आपका फोन आपके ऑन टोज रहना चाहिए, आपके हमेशा हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का फोन आता रहेगा। अगर आपने नहीं उठाया तो देन इट विल बिकम अ कंप्लेन। तो एट द सेम टाइम ये कि आपके सीनियर्स का भी आ रहा है, आपको भी लोगों को करना है, तो ये थोड़ा एक वर्क लाइफ बैलेंस का हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, जो घर वाले कहते हैं कि फोन का इस्तेमाल मत करो, यू कैन नॉट लिव विदाउट फोन, दैट्स द होल इशू। अदरवाइज आई वुड से कि कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, बस डायनेमिक सर्विस है। और जितना हम सब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि पूरा सोसाइटी कनेक्ट हो गया है, तो यू जस्ट ट्वीट समथिंग एंड वी हैव टू एक्ट। तो वो उस समय का चैलेंज होता है कि अच्छा आपने सारे लॉजिस्टिक इकट्ठे करने हैं, या आप कहीं बैठे हो फाइनली पूरे दिन में थक के, अचानक से एक ट्वीट आ गया या एक मैसेज आ गया, और एक मुख्यमंत्री के पोर्टल पे कंप्लेंट चली गई, तो वो इज अ चैलेंज कि अच्छा तुरंत आपने उठे, आपने काम करना है, बट एंड ऑफ द डे यू फील कि अच्छा ये भी हो गया एंड सब हैप्पी हैं, चलो ठीक है, दैट्स नाइस। तो ये अच्छा लगता है एंडिंग ऑफ द डे आपको। मैम, लाइक आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सपेक्टिव से? जो मैं सोच सकती हूँ ना कि कॉमन मैन की प्रॉब्लम ये, एक तो पहले अज्ञानता बहुत ज्यादा है, मतलब उसका बस रीजन है पीपल आर वेरी इग्नोरेंट, क्योंकि उनको एक तो एजुकेशन की कमी है, एक्सपोजर की कमी है। तो क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, या अगर राइट्स इनफैक्ट पता भी हो तो किसके पास जाना है। हम किसी भी सरकारी ऑफिस में भी चले जाएं, प्राइवेट में तो खैर एंट्री ही नहीं होती, लेकिन आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाएं तो वहां पे आपको लोग घुमा देंगे बहुत आसानी से, है ना, आप फिर वापस आ जाएंगे। तो ये कॉमन मैन का इग्नोरेंस का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि वो हर दिन उसकी वजह से परेशान होता है। और जो दूसरा चीज ये जो रेगुलर फेस करता है, दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है हमारे देश में।
अगर हम सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाए तो 5 से 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 800-900 पर ईयर सिलेक्ट हो रहे हैं। आप इंजीनियरिंग का ये तो कहा जाता है कि इंजीनियरिंग की बहुत सारी सीट्स खाली हो जाती हैं हर साल, देश में खाली रह गई, भरी नहीं। लेकिन क्या वो क्वालिटी सीट्स हैं? वो भी नहीं, वो रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। या प्लेसमेंट में कि हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट होता है, सारे कॉलेजेस ऐसा क्लेम करते हैं, लेकिन वो भी रियलिटी नहीं होती, क्योंकि इतना लोअर लेवल पे कुछ प्लेसमेंट्स हो जाएंगे कि फिर वो आदमी के प्लेसमेंट और ना प्लेसमेंट की फीलिंग बराबर हो जाती है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज हैं, एक अपॉर्चुनिटी का और एक इग्नोरेंस का, दीज आर द मेजर इश्यूज अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर इश्यूज जो आपके हेल्थ और एजुकेशन सब होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों हो जाएंगे तो काफी चीजें। मैम लाइक हमारी कंट्री में लाइक कहीं ना कहीं करप्शन है, राइट? तो एक लाइक एज अ कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, या लाइक आप इतने बड़े रेप्यूटेड पोजीशन पर हो, तो करप्शन को दूर कैसे करें? लाइक हम एज अ कॉमन कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? और लोग लाइक जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर है, लाइक आप भी, और लाइक तो वो कैसे करप्शन को दूर कर सकते हैं? देखिए, इसका दो तरीके से सोच सकते हैं, दोनों के आंसर अलग होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारे लेवल पे क्या किया जा सकता है, अगर आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं ना, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीजें थोड़ी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी आती है वैसे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आप जैसे चीजों को, प्रक्रियाओं को आप ऑनलाइन कर देते हो, देन इट्स ऑलवेज की people are on their toes and they are seeing, they're able to watch from any corner of this country। तो उससे क्या होता है, या हर चीज बहुत परफेक्टली अलाइन होने लगती है। उसमें भी कुछ कमियां रहती हैं, इसमें मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है आपके करप्शन। सेकेंड चीज जो ये होती है इसी ट्रांसपेरेंसी के अंडर, ये कि एक जो आपने कभी पता नहीं यहाँ पे नोटिस किया हो कि नहीं किया, आप कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ पुलिस थाना होता है जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि आपको ये इशू है तो फलाने अधिकारी का नाम ये है, उनका फोन नंबर ये है, उनका ये, इसको कॉल ना लगे तो इसको लगाएं। या उनके जो रेट्स होते हैं कोई भी चीज दिखने के, जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ तो उनके रेट्स की लिस्ट लगी है कि ये है, जिससे आपको बहुत जल्दी बेवकूफ ना बनाया जा सके। तो अगर आप मतलब एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है तो आप ये दोनों चीज इंप्लीमेंट करें कि आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करें, एंड जो चीजें बहुत ही रेगुलर चीजें हैं कि आपको एफिडेविट साइन करने का इतना काम है, तो उसका पैसा, उसकी चीजें या उसके संबंधित जो ऑफिसर्स होते हैं उनको आप मेंशन करें ना। तो वो उससे क्या है कि पीपल विल नॉट गेट फूल्ड वेरी इजीली। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि जहां पे भी मौका मिले, एक आइडिया आपने जापान में शायद सुना, आप लोग को अंदाजा होगा कि जापान एज अ कंट्री, आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट सीन पर्सनली, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे एक आइडिया, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आइडिया ऑफ करप्शन को उतना हम, मतलब आज की नई जनरेशन उतना वो कर रही है, लेकिन इन जनरल लोग इतना उसको नेगेटिव परसेप्शन से नहीं देखते। जिनके साथ बीतता है वो नेगेटिव परसेप्शन से देखते हैं, जो उसका उपभोगी होता है, मतलब द पर्सन हु इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, द पर्सन इज साइलेंट एंड अ स्माइलिंग ऑब्जर्वर ऑफ दैट फिनोमेना। लेकिन जापान में आई हैव हर्ड कि ये बच्चों को बचपन से इंग्रेन करते हैं, या जब सोसाइटी एज यूजुअल व्हेन दे टॉक अबाउट इट तो वो पसंद नहीं करते हैं उसको। तो क्या है कि आपका एक माइंडसेट बनता है। हमारे भी जितने भी बड़े लीडर्स हुए हमारे देश के, उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी है ना कि हम ये सोचें, लेकिन अक्सर होता है कि हम वो शिक्षा भूल जाते हैं हमारे जो लीडर्स की है। हम जनरल लाइफ में सब कुछ आसान हो जाता है ना, द मोर मनी यू गेट द मोर इजी लाइफ यू कैन थिंक दैट यू विल हैव। तो ये एक माइंडसेट का इशू है जो कि हमें अपने, शायद प्रॉब्ली जो हमारे देश के प्रॉपर थिंकर्स हैं, जो जिन्होंने अच्छे डायरेक्शन दिए, उन पे देखना चाहिए। तो एक ये माइंडसेट में चीज है। आप जैसे लोग जो कि अभी स्टूडेंट फेज में, वो क्या कर सकते हैं, वो विजिलेंट रह के कर सकते हैं, जो कि मैं कह रही हूँ हर चीज जब ऑनलाइन हो जाती है, मीडिया इतना पावरफुल रहता है, तो you'll have a lot of options where you can actually complain। आप कभी ट्वीट कर सकते हैं, कभी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी आप IGRS एक कंप्लेंट की जगह होती है, आप ऐसे कंप्लेन कर ली, आपने RTI डाल दी। ये जो छोटी छोटी चीजें, या आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएं, आप एक बार क्वेश्चन जरूर करिए कि ऐसा क्यों, क्या इसकी कोई संबंधित गवर्नमेंट ऑर्डर है जो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। जैसे ही आप ये मांगेंगे ना, सामने वाला थोड़ा टेकन अबैक हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑर्डर सारे ऑनलाइन आजकल मौजूद है, तो जो भी प्रेजेंट जनरेशन है जो कि पढ़ी लिखी है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इंटरनेट के ऐसे यूज करें। मैम यूपीएससी में लाइक करप्शन है? यूपीएससी में लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो यार, ये देयर हैव बीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आई थिंक, है ना,
कि बहुत बड़े लोगों का हो जाता है, ये नहीं। आई हैव सीन अ फ्यू पीपल हु आई नो दैट हु आर वेरी ह्यूज, है ना, और उनके साथ भी जो उनका जैसे अब होता है कि आपका कैडर मतलब आपको स्टेट क्या मिलना है या आपको सर्विस क्या मिलनी है, वो भी नहीं हुआ, है ना। जो मेरी नज़र में बहुत वेरी रेप्यूटेड बिजनेसमैन आप बोल दो या ये वो, तो उनका भी अगर उन्होंने इंटरनली ट्राई भी किया हो तो भी आप नहीं जान सकते, और ट्राई करके हुआ तो नहीं, ये आपको विजिबली दिख रहा है। तो जो मेरा मानना है कि जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो करप्शन नहीं है, लेकिन मतलब लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी होती हैं। आई हैव पर्सनली सीन कि जो लोग मेहनत करते हैं उनका निकलता है। कुछ ऐसे आपको हमेशा एक्सेप्शन मिल जाएंगे कि यार ये तो डिजर्विंग ही नहीं था, बट ये हर जगह होता है। अदरवाइज आप 900 1000 बच्चे लोगे ना, तो उसमें आपको 95 to 97% सारे एलिजिबल लगेंगे, ये हमसे तो बेहतर ही था उस समझ पाने की क्षमता में। तो यू फील कि चीजें सही हैं। मैम एट द एंड कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहोगे, कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज? मैं यूथ को ये देना चाहूंगी कि मेक अ प्लान, मेक अ हैबिट, है ना। हैबिट का मतलब ये है कि आपका एक जो दिन का हैबिट होगा उसको आप बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि आजकल की यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ प्रेशर है रिगार्डिंग प्लेसमेंट, पोस्टिंग, सम थिंग्स दैट वी टॉक एंड सम थिंग्स दैट वी डू नॉट टॉक अबाउट। हर तरह का प्रेशर है आपके जीवन में, और उसके बाद आपको परफॉर्म करना होता है करियर में भी। करियर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स आप फेस करते हैं, तो इन स्थिति में आपको क्या अपने आप को एक बैलेंस्ड ह्यूमन बना के रखना है, पहले प्रिपरेशन से टुवर्ड्स द एंड। आई वुड सजेस्ट आप अपना एक रूटीन बनाए, हर बच्चा एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक मेंटल हेल्थ के लिए रूटीन बनाए। फिजिकल एक्सरसाइज का मेरा ये मतलब नहीं कि आप बॉडी बना लें, फिजिकल एक्सरसाइज का बस इतना सा मतलब है 15-20 मिनट से आधे घंटे अपने शरीर को दे थोड़ा सा, है ना, जिसमें आप खुद के साथ विदाउट द गैजेट। अभी क्या होता है, हम कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, फोन रख लेते हैं। आई हैव दिस हैबिट ऑल्सो, मतलब वो भी हम हर व्यक्ति उसको हटाता है। इसको हटा के आप थोड़ी देर सांस लें, थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, यू विल फील नाइस अबाउट, बहुत इसको बॉडी पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आती है आपको। दूसरी चीज जो क्या है कि थोड़ी देर आप अकेले बैठे शांति से, ध्यान इज अ वेरी बिग वर्ड। आई वुड से कि ध्यान नहीं, अपने साथ समय बिताइए थोड़ी देर, 5-7 मिनट 10 मिनट भी शांति से अकेले एक जगह बैठा करिए सुबह उठने के बाद, है ना। एक आपने एक्सरसाइज करी, आप 5-7 मिनट शांति से बैठे, उसके बाद आपका पूरे दिन का एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन से तात्पर्य ये कि आप अभी ये करेंगे, मिनट बाय मिनट जरूरी नहीं है, लेकिन कि फर्स्ट हाफ तक मैं ये किया करूंगा, सेकेंड हाफ में मैं 2 पार्ट में ये करा करूंगा। और अगर आप पढ़ाई के ड्यूरेशन में, तो उस समय आप प्लान्ड ब्रेक की प्लानिंग जरूर करें। द लास्ट थिंग आई वुड से इज प्लान्ड ब्रेक। व्हाट वी डू इज कि हम एक हफ्ते में अपना जब शेड्यूल बनाते हैं तो इतना जैम पैक्ड शेड्यूल बनाते हैं कि उसमें सांस लेने की जगह नहीं होती। फिर जब जगह नहीं होगी ना, तो आपका ब्रेन वायर्ड है ऐसे कि आप रैंडमली कभी भी ब्रेक ले लोगे, शट डाउन हो जाएगा आपका ब्रेन और आप ब्रेक ले लोगे। और अगर आपको चाहिए 2 घंटे का ब्रेक, आप लेते हैं पूरे दिन का, या मैं कर ही नहीं सकता, है ना। दिस आइडिया कम्स अप। लेकिन अगर आपके ब्रेन को पता है कि हर दिन आपको ना शाम को इस टाइम या आफ्टरनून में इस टाइम ब्रेक मिल रहा है, या संडे का आपका सेकंड हाफ खाली ही है, आप एंजॉय ही करोगे, तो वो इतना रैंडमली ब्रेक नहीं लेता, तो आप काम कर पाते हो। तो एक पॉजिटिव हैबिट बना लेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म साथ ही रहेगा। मैम आप बोल सकते हैं कि मैं सदमे में हूँ और शॉक्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ इन अ गुड वे। आपके साथ बात करने का मौका मिला मेरे को, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो। मैं सच में बहुत ज्यादा स्केयर्ड था इस वीडियो से पहले, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी जो मैं इतने बड़े इंसान के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे आपसे 1-on-1 गाइडेंस मिली, और आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा होगा। और मैंने वीडियो का हर एक मिनट मैंने कुछ नया ही सीखा है। और यू आर वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। मैम सच में बहुत बहुत थैंक यू, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, मैं भी बहुत खुश हुई। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जब होते हैं ना जहाँ पे बच्चे होते हैं, तो हमेशा आई एम वेरी सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट टुडे, बट ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जहाँ पे बच्चे होते हैं, जहाँ पे वो कुछ सीखना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हमें अपने वो पार्ट महसूस होता है कि शायद जहाँ हम गलती कर रहे थे हम शायद सिखा पाए ना। अदरवाइज बहुत कहना आसान होता है ना कि आप ना ये 10 बुक पढ़ लेना, आपका ना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपकी बहुत मेहनत पड़ती है आपकी हर चीज़ों में। तो वो छोटी छोटी चीज़ की अगर आप फाइट जीत जाएंगे, फिर किताबें तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, किताबों की कोई बात नहीं होती। वंस अगेन मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।